अपनी तरफ से सब कुछ दिया था यार। शिनबुयू, मैं उसे क्या नहीं दे सकता, पैसा, पावर या रुतबा, मैं उसे इसका 10 या 100 गुना भी दे सकता हूँ। मेरी खोपड़ी एकदम सटक रही है। आखिर उसे चाहिए क्या? बुयू की ये भसड़ देखकर बहुत सोचने के बाद असिस्टेंट ने डरते हुए एकदम धीरे से फुसफुसाकर उसे याद दिलाने की कोशिश की। उसका तोते उड़ चुके थे एकदम ही। असिस्टेंट प्रेसिडेंट शिन, शायद मिस्टर फेंग को कभी भी ये बाहर की चीजें और पैसा नहीं चाहिए था। ये सुनते ही बुयू एकदम सन रह गया, उसका फ्यूज उड़ गया और वो बिना कुछ बोले बस झटके में खड़ा रहा। ये सब नहीं चाहिए तो फिर साला उसे क्या चाहिए? पहली बार उसने सच में इस बारे में गहराई से सोचना शुरू किया था। इस सवाल के बारे में उसने कभी दिमाग पर जोर ही नहीं डाला था। क्या वो बिना शर्त का भरोसा है, या कभी न बदलने वाली पसंद है, या फिर उसके लिए प्यार है? कुछ पल्ले नहीं। आगे पीछे 1000 बार सोचने के बाद भी उसे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो इस सोच में डूबा था, एक अचानक आई खबर ने उसकी हवा टाइट कर दी। असिस्टेंट, ब्रेकिंग न्यूज है, दक्षिणी फ्रांस के आल्प्स में लगातार बहुत भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ अचानक बहुत भयानक बाढ़ और भूस्खलन आ गया है। एकदम तबाही मच गई है वहाँ पर। असिस्टेंट, कई सारे गांवों और कस्बों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सारी सड़कें तबाह हो गई हैं और वहाँ की हालत एकदम सीरियस है। मामला पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है अभी। और असिस्टेंट की एक इमरजेंसी अपडेट से पता चला कि मैं उसी खतरनाक और जानलेवा इलाके में फंसा हुआ था। ये सुनते ही बवाल हो गया। बुयू की धड़कन तो जैसे अचानक रुकी गई थी। मुझे सबसे ज्यादा बर्बाद हुए शहर के पास एक इंटरनेशनल बच्चों के फाउंडेशन के चैरिटी फोटोशूट में बुलाया गया था और मेरी भी वहां बैंड बजी हुई थी। अभी उस पूरे इलाके में हर तरह का संपर्क एकदम कटा हुआ था। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वहां फंसे हुए लोग जिंदा भी बचे हैं या सब खत्म हो गए हैं। फुल पैनिक वाला सीन था। उस वक्त बुयू ग्रुप के अगले 10 साल के प्लान को लेकर एक बहुत ही जरूरी बोर्ड मीटिंग चला रहा था, जिसमें उसका सारा फोकस लगा हुआ था। सब सीरियस बैठे हुए थे। पर जैसे ही उसने अपने असिस्टेंट की रिपोर्ट सुनी, वो तुरंत झटके से अपनी मेन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने किसी को सफाई देने या बात करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं लिया। सारे डायरेक्टर्स उसे हैरानी से फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और उसने बस अपने हाथ के पेपर्स वहीं टेबल पर पटक दिए, एकदम बिना किसी की परवाह किए भौकाल दिखाते हुए। शिनबुयू वो पीछे मुड़ा और तुरंत भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। तुरंत प्लेन रेडी करो, सबसे तेज स्पीड से नीचे चलना है। नहीं, वहाँ डायरेक्ट लैंड नहीं कर सकते, जल्दी से रास्ता बदलो। शिनबुयू, जो भी सबसे पास का एयरपोर्ट चालू हो वहीं उतारो। सारी लोकल रेस्क्यू टीमों से कांटेक्ट करो और सबसे बेस्ट टीम को हायर करो, चाहे जितना भी पैसा लगे पानी की तरह बहा दो, पर मुझे वो सही सलामत चाहिए ही। शिनबुयू, मैं खुद वहां जाऊंगा। भाड़ में गई तुम्हारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बिजनेस एम्पायर मेरे खतरे में होने की बात सुनकर उसके लिए ये सारी चीजें एकदम दो कौड़ी की हो गई। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढना है। कुछ घंटों बाद वो एक बहुत भारी भरकम और महंगी रेस्क्यू टीम लेकर पूरे दलबल के साथ पहुंच गया। उसकी वो प्रोफेशनल माउंटेन रेस्क्यू टीम तूफान के बीच में थोड़ी सी राहत मिलते ही उस जगह पर जबरदस्ती इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर हो गई। उन्होंने तबाही वाले इलाके के सबसे पास वाले छोटे से एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहां का मौसम एकदम खतरनाक और जानलेवा हो रखा था। सिर के ऊपर घने काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कि मौत नाच रही हो। तेज हवा और बारिश एक साथ चाबुक की तरह मार रहे थे। बुयू एक सेकंड भी नहीं रुका और उसने तुरंत पहले से तैयार रखे हुए एक हेलीकॉप्टर को लिया और सीधा उस इलाके की तरफ उड़ गया जहां से हमारा कनेक्शन टूटा था। लेकिन मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर वहां सीधे लैंड नहीं कर पाया। वो बस हवा में एक सेफ जगह पर मंडरा रहा था। बस क्रू की 1000 चेतावनियों को भाड़ में डालते हुए वो सबसे पहला बंदा था जो उस रस्सी के सहारे सीधा नीचे उस खतरनाक कीचड़ वाली जमीन पर कूद पड़ा। रेस्क्यू टीम के लीडर ने आगे का वो रास्ता देखा जो बाढ़ से पूरी तरह बह चुका था। वहां सिर्फ भूस्खलन का मलबा और टूटे हुए पेड़ ही नजर आ रहे थे। रेस्क्यू लीडर, उसने बुयू को तुरंत रोकने की कोशिश की और चिल्लाकर बोला, सर आगे का रास्ता एकदम जानलेवा है, अभी भी भूस्खलन हो रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शिनबुयू, फालतू की बकवास बंद करो। श्यान बुयू की आंखें गुस्से से पूरी लाल थी। वो सबसे आगे चल रहा था और बाढ़ का बर्फीला पानी उसके पैरों तक आ चुका था। पानी इतना बर्फीला था कि हड्डियों में चुभ रहा था। पहाड़ी से लगातार पत्थर नीचे गिर रहे थे और वो खूंखार हवा इतनी तेज थी कि अच्छे भलों को भी उड़ाकर नीचे गिरा दे। एकदम ही एक छोटे से भूस्खलन से बचते हुए एक बड़ा सा पत्थर अचानक लुढ़क कर सीधा उसके पीछे टंगे हुए बैकपैक पर आकर जोर से लगा मौत को छूकर निकला था। एकदम उस बैग में जिंदगी बचाने वाले सबसे जरूरी रेस्क्यू के सामान रखे हुए थे। बिना एक सेकंड भी सोचे बुयू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बैग के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन उस खतरनाक पत्थर की धार से उसका बायां हाथ बुरी तरह कट गया। घाव इतना गहरा था कि अंदर की हड्डी तक बाहर दिख रही थी। मिस शियान, एक टीम मेंबर, जोर से चिल्ला पड़ा था। मैं उसे पट्टी बांधना चाहता था, लेकिन उस शिनबुयू को लगा कि ये तो एकदम फालतू टाइम वेस्ट है। उसने बस एक कपड़ा फाड़ा और उसे बड़ी बेदर्दी से अपने घाव पर कसकर लपेट लिया। दांत पीसते हुए वो आगे बढ़ा। लगातार 10 घंटे से ज्यादा बिना सोए या आराम किए उन्होंने आखिरकार मुझे एक प्राइमरी स्कूल की एकदम टूटी फूटी खस्ताहाल क्लासरूम के अंदर ढूंढ ही निकाला भिड़ू, जो जगह थोड़ी सी ऊंचाई पर थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से खतरनाक बाढ़ के गंदे पानी से घिर चुकी थी और एक अलग थलग टापू बन गई थी। उस भयानक वक्त मैं वहां कुछ सहमे हुए टीचर्स के साथ मिलकर दर्जनों डरे हुए बच्चों को हौसला दे रहा था। मेरे बाल एकदम बुरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और मेरे कपड़े कीचड़ से सने थे, लेकिन मैं एकदम शांत था। मैं खुद उन मासूम बच्चों को कहानियां सुना रहा था ताकि उनका डर किसी तरह से खत्म हो सके। तभी अचानक से वो बुयू पूरी तरह कीचड़ और अपने खून में सना हुआ लड़खड़ाते हुए वहां पर आ पहुंचा और क्लासरूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मुझे मिलाकर वहां मौजूद हर एक बंदा सन रह गया था। जैसे ही मैंने सिर उठाकर उसे देखा तो मेरा चेहरा अविश्वास और तगड़े झटके से भर गया था। जब हमारी आंखें मिली तो लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए समय वहीं पूरी तरह रुक गया। बुयू ने जब मुझे वहां एकदम सही सलामत खड़े हुए देखा तो पिछले कई दिनों से उसके सिर पर जो भयंकर टेंशन सवार थी वो आखिरकार पूरी तरह उतर गई। उसने अपने हाथ के भयंकर दर्द को इग्नोर मारा, अपनी उस फटीचर जैसी खराब हालत को नजरअंदाज किया और कुछ ही लंबे कदमों में तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। वहां खड़े सभी लोगों की फटी हुई आंखों के सामने उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर वो एक ही बात बार बार पागलों की तरह दोहराने लगा, शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम एकदम सुरक्षित हो। उसने मुझे इतनी जोर से जकड़ा हुआ था कि मेरी तो सांस ही अटक गई। मैं उसके सीने में धड़कते हुए दिल की तेज रफ्तार और उसके बुरी तरह कांपते हुए शरीर को बहुत साफ महसूस कर सकता था। उस पल मैंने बस आराम से उसकी पीठ थपथपाई और फिर मैंने उसे मजबूती से लेकिन बिना किसी बदतमीजी के खुद से दूर धकेल दिया और बोला, आपका बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट शिन, जो आपने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। अब मैं आपका एक एहसानमंद हूँ।
मैंने इसे पक्के से याद रखूंगा। ये सुनते ही बुयू के हाथ अचानक से एकदम खाली और सुन्न पड़ गए। मेरे चेहरे पर वो एकदम शांत और ठंडा भाव देखकर उसके चेहरे की मुस्कान उसी सेकंड पूरी तरह गायब हो गई और वो वहां एक पुतले की तरह बहुत देर तक बुत बनकर खड़ा रह गया। ठीक उसी वक्त बाहर से एक हेलीकॉप्टर के नीचे उतरने की बहुत जोरदार आवाज गूंज उठी। शिनशिनजी अपनी एक और नई रेस्क्यू टीम और ढेर सारे जरूरी सामान के साथ वहां पहुंच गया था। वो तेजी से भागता हुआ क्लासरूम में घुसा और सबसे पहले पागलों की तरह मुझे ही ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि मैं एकदम सेफ हूं तो उसने एक बहुत गहरी राहत की सांस ली और एकदम रिलैक्स हो गया। फिर अचानक उसकी नजर शिन बुयू पर पड़ी। उस बुयू के शरीर पर इतने सारे गहरे घाव देखकर उसका चेहरा तुरंत ही गुस्से से एकदम डार्क हो गया था। वो उसी सेकंड एकदम हाई अलर्ट मोड पे आ गया। उस काम चलाओ टेंट के अंदर सारा मेडिकल स्टाफ उस बुयू के गंदे और गहरे घावों को साफ करके उन पर अच्छे से पट्टी बांधने का काम कर रहे थे। बिड़ू उसका वो घाव बहुत गहरा था और उसमें पक्के टाके लगने थे, लेकिन उस बुयू को जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। मैं वहाँ काम में बिजी था और उसकी दोनों आंखें लगातार मुझे ही घूर रही थी। उसने धीरे से अपने बगल में खड़े असिस्टेंट से पूछा कि जब उसने मुझे इस तरह घायल देखा तो क्या उसके चेहरे पर थोड़ी सी फिक्र दिखी थी। उस असिस्टेंट ने अपने बॉस के उस उतरे हुए और जिद्दी चेहरे को देखा और फिर बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। जवाब एकदम साफ था। इस आपदा वाली जगह पर चला वो रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा था जैसे किसी शांत झील में एक भारी पत्थर फेंक दिया हो जिसने सबके दिलों में बड़ी लहरें पैदा कर दी। शिंजी ने अपनी खुद की आंखों से ये सब देखा था कि कैसे वो बुयू अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाने के लिए वहां मौत के मुंह में कूद पड़ा था। सच इस वजह से उसे पहली बार एक बहुत ही असली और तगड़े खतरे का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि बुयू के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। अब वो एक सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए जब उस जगह पर बचाव का काम लगभग सेट हो गया और हमारी टीम के वापस घर लौटने से ठीक एक रात पहले शिंजी ने कोई फालतू का बड़ा ड्रामा या तमाशा नहीं किया। इसके बजाय उसने एक शांत जगह चुनी, उस टेंट के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी पर जहां से तारे एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। भाई कसम वहां सिर्फ हम दोनों ही थे। रात की ठंडी हवा चल रही थी। शिंजी ने अपने बगल में खड़े होकर मुझे तारों भरे उस खुले आसमान की तरफ ऊपर देखते हुए प्यार से देखा। भिड़ू कसम उसने एक बहुत गहरी सांस ली और मेरे सामने आकर उस सुंदर तारों वाले आसमान को ब्लॉक कर दिया और बोला, भाई फांग, एक बात है जिसके बारे में मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा हूँ। सच मुझे लगता है कि अब तुम्हें बताने का सही टाइम आ गया है। मुझे पता है तुम्हें हमेशा लगता होगा कि बचपन में मैं एक परेशान करने वाली परछाई की तरह तुम्हारे खिलाफ था ना यार, लेकिन सच तो यह है कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुम्हारी अटेंशन कैसे पाऊं। तुम एक छोटे से चमकते सूरज की तरह बहुत ज्यादा डार्जिलिंग थे, हमेशा ढेरों लोगों से बुरी तरह घिरे रहते थे। कसम मेरे पास बस वही एक अजीब सा तरीका था जिससे कम से कम तुम्हें मेरी मौजूदगी तो याद रहे। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपना पूरा दिन बस उस बार में दारू पीते हुए ही निकाल दिया था। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी मैं तुम्हें उस बुयू के साथ देखता था तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट जाता था और मुझे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं आखिर क्या करूं। मैं सिर्फ उसी घटिया तरीके से खुद को सुन कर सकता था और मन ही मन ये उम्मीद भी करता था कि तुम मेरा वो टूटा हुआ दिल एक बार देखो कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई भी नहीं चाहता। वो 3 साल जब मैं विदेश गया था मैंने बिना सोचे समझे तुरंत ही तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जब हम छोटे थे मैं तो तब से ही तुम पर पूरी तरह से फिदा हो गया। उसकी ये सारी गहरी बातें सुनकर मैं बहुत देर तक एकदम सन रह गया। इन 3 सालों में उस टूटे हुए दिल वाले बंदे ने मेरे लिए कितना कुछ किया है मुझे उसकी हर एक छोटी बात अच्छे से याद है। जब मैं एक अनजान देश में अकेला था तो उसने मेरे उस अकेलेपन में मेरा पूरा साथ दिया था। जब मेरे करियर की वॉट लगी हुई थी तब भी उसने एकदम चुपचाप मुझे फुल सपोर्ट किया। जब मैं बीमार था तो वो पूरी रात मेरे पास ही बैठा रहा। उसने मेरे हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट की और मुझ पर कभी भी कोई फालतू प्रेशर नहीं डाला। उसी पल उस टूटे हुए दिल वाले बंदे ने अचानक से नीचे बैठकर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, फांगशु, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी बहुत गहरे घाव हैं। तुमने अभी तक अपने पास्ट को पूरी तरह से नहीं भुलाया है। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, मैं आराम से वेट कर सकता हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हें बहुत अच्छे से और प्यार से ट्रीट करना चाहती हूँ। मैंने उस टूटे दिल वाली लड़की को देखा जो मेरे साथ बड़ी हुई थी, जिसने मेरी खुशी और आंसुओं को देखा, लेकिन मेरे सबसे मुश्किल वक्त में भी उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं बहुत लंबे समय तक एकदम शांत रहा, इतनी देर तक कि उस बेचारी का दिल लगभग डूबने ही वाला था। लेकिन आखिर में मैंने बहुत ही प्यार से अपना सिर हाँ में हिला दिया और मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे इतना तगड़ा कन्फेस किया है तो मुझे तो इसे एक्सेप्ट करना ही था। मेरी ये बात सुनते ही जियोंगशी एकदम खुशी से पागलों की तरह उछलने लगी। भिड़ू उसने एक्साइटमेंट में मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मुझे बहुत ही जोर से पकड़ लिया हमारे इस ऑफिशियल रिश्ते की खबर। हालांकि हमने जानबूझकर पूरी दुनिया के सामने इसे पब्लिक नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो अब हमारे क्लोज दोस्तों के ग्रुप में कोई राज नहीं रह गया था। लेकिन जैसे ही ये खतरनाक खबर उड़ते हुए उस शिन बुयू के कानों तक पहुंची तो बवाल मच गया। ये खबर उसके लिए उस आखिरी तिनके जैसी थी जिसने ऊंट की कमर ही तोड़ दी। उस वक्त वो चुड़ैल अस्पताल में अपने हाथ के घाव का इलाज करवा रही थी। बारिश में लगातार पागलों की तरह ढूंढने और घाव में गंदा इन्फेक्शन होने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार आ गया था और उसे निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। जब उसके असिस्टेंट ने बहुत डरते हुए ये खबर उसे बताई तो शिन बुयू पहले तो एकदम सुन्न पड़ गई, लेकिन फिर वो अचानक से भयंकर गुस्से में अपने अस्पताल के बिस्तर से झटके से उठ बैठी और उसने गुस्से में अपने हाथ के पीछे लगी वो ड्रिप की सुई बेरहमी से उखाड़ फेंकी और फिर बिस्तर के बगल वाली ट्रॉली को लात मारकर गिरा दिया और चिल्लाई, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उस जियोंगशी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसे ये हक किसने दिया? उसने डॉक्टर की रोकने की सारी कोशिशों को पूरी तरह इग्नोर मारा और अपने बेचारे असिस्टेंट की बातों को भी हवा में उड़ाते हुए जबरदस्ती खुद को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और सीधे अपनी गाड़ी भगाते हुए मेरे विला की तरफ निकल पड़ी। वो ये भी भूल गई कि उसके हाथ में अभी भी पट्टी बंधी है और उसका बुखार अभी तक उतरा नहीं है। उस पागल औरत के दिमाग में बस एक ही फितूर सवार था, किसी भी तरह मुझे ढूंढना और मुझसे सफाई मांगना। यह आधी रात का गहरा वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा छाया था। वो लड़खड़ाते हुए मेरे विला के बंद लोहे के गेट तक पहुंची और पागलों की तरह ठंडी ग्रिल पर अपने हाथ पीटने लगी। उसका गला बैठ चुका था, फिर भी वो मेरा नाम चिल्ला रही थी, ब्यू फेंग, शाओ बाहर आओ और मुझे सच बताओ, ये सब असली नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा घटिया खेल नहीं खेल सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे पता है मैं गलत थी। प्लीज मुझे बस एक और मौका दे दो फेंग शाओ।
इस तरह रात में उसके इस पागलपन और भसड़ ने तुरंत वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान खींच लिया। कुछ लंबे चौड़े गार्ड्स ने आकर उसे वहां से घसीटने की कोशिश की, लेकिन वो पागलों की तरह हाथ पैर मार रही थी और बिना रुके लगातार जोर से मेरा नाम पुकार रही थी। आखिरकार उस तमाशा करने वाली को जबरदस्ती वहां से हटाकर एक गाड़ी में ठूस दिया गया और मामला शांत हुआ। ठीक उसी वक्त मेरे विला की दूसरी मंजिल की खिड़की का पर्दा हल्की हवा के झोंके से जरा सा हिला। मैं खिड़की के पीछे चुपचाप खड़ा नीचे चल रहे इस दो कौड़ी के नाटक को देख रहा था। उस औरत को जो कभी खुद को बहुत 30 मार खां समझती थी, अब किसी सड़क छाप पागल की तरह घसीटी जा रही थी। मेरे चेहरे पर रत्ती भर भी कोई भाव नहीं था। मैंने बिना किसी परवाह के खिड़की के पर्दे को पूरी तरह खींचकर बंद कर दिया। अगले दिन मैं धूप से भरी बड़ी सी खिड़की के पास बैठकर एक नई आई हुई फिल्म रील को आराम से पलट कर देख रहा था, जबकि मेरी बंदी शियांग सिंजी वहीं नीचे जमीन पर बैठी थी। वो कालीन पर पालथी मारकर अपने लैपटॉप पर बिजनेस के जरूरी काम निपटा रही थी। बीच बीच में वो प्यार से मेरी तरफ देख लेती थी, लेकिन इस प्यारे से माहौल में अचानक मेरे टैबलेट पर एक ब्रेकिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आया, जिसने पूरी शांति भंग कर दी। खबर थी कि देश की जानी मानी कंपनी फेंग ग्रुप के सबसे बड़े मालिक फेंग मिंगहोंग पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। उस पर सरकारी पैसों के गबन और भारी टैक्स चोरी का एकदम सीधा शक था, जिसके चलते पुलिस ने उस नीच को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड से मार्केट में तगड़ा भूचाल आ चुका था। फेंग ग्रुप के शेयर्स औंधे मुंह गिर गए और कंपनी का पूरी तरह से बटाधार हो गया। दिवालिया घोषित होते ही संपत्तियों की नीलामी की सनसनीखेज खबरें सामने आने लग गई। स्क्रीन पर एक के बाद एक आ रही ये बड़ी और कड़क हेडलाइंस किसी के भी तोते उड़ा देने के लिए काफी थी। हर तरफ बस इसी तबाही की चर्चा थी। स्क्रीन स्क्रॉल करती मेरी उंगली एक पल के लिए रुकी। जब मेरी नजर उस न्यूज फोटो पर पड़ी, उसमें मिंगहोंग को रिपोर्टर्स की भीड़ ने बुरी तरह घेर रखा था और उसका कभी घमंड से एकदम भरा रहने वाला चेहरा अब खौफ और लाचारी से एकदम पीला पड़ चुका था। लेकिन ये सब देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, मानो मैं किसी दूर के अनजान राहगीर की खबर देख रहा हूँ, जिसका मेरी जिंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये देखकर मेरी बंदी ने अपना लैपटॉप चुपचाप साइड में रखा और चलकर मेरे पास आई, फिर बड़े ही प्यार से मेरे सीने से लग गई। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी इस हरकत से जता दिया कि चाहे जो हो जाए मेरा साथ देने के लिए वो हमेशा मौजूद है। अगले कुछ दिनों तक उस बर्बाद खानदान के नए नए कारनामे रोज टीवी पर आते रहे। लिनवान ने बचे खुचे पैसे लेकर चुपचाप देश छोड़कर भागने की पूरी नाकाम कोशिश की थी, लेकिन एयरपोर्ट पर पहले से घात लगाए बैठी। पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और उसका गेम बजा दिया। उधर बाप का साया उठने और इस कंगाली के बाद फेंग जुन अपनी मां के जेल जाने और सिर पर आए। इन एक के बाद एक झटकों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस फट्टू का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिलकर रह गया। उसने अपनी पुरानी आशिकी का वास्ता देकर ब्यू से मदद मांगने की भीख सोची, ताकि वो डूबने से बच सके और किसी तरह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाले। लेकिन हेडक्वार्टर के बाहर ही उसके असिस्टेंट ने उस लुक्खे को बेइज्जत करके पतली गली से निकाल दिया। उसे अपनी उस एक्स का चेहरा तक देखने का एक भी मौका नहीं मिल पाया था। जल्दी एक लोकल अखबार ने मसाला छापते हुए खबर फैला दी कि उस पोपट का फ्यूज उड़ चुका है और उसे शहर के बाहर सीधा एक पागलखाने में भर्ती करा दिया गया है। मैंने उस बकवास खबर के पेज को बंद किया और उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर दूर तक देखते हुए मेरी प्यारी बंदी ने अपना सिर आराम से मेरे कंधे पर टिका दिया। सिंजी, सब खत्म हो गया। फेंग शाओ, मैंने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, हाँ मेरी जान, अब ये सारा लफड़ा हमेशा के लिए खत्म। वो सारी पुरानी नफरत और उस घटिया खानदान के साथ मेरा बच्चा खुचा रिश्ता धुएं की तरह हवा में उड़ चुका था। उसके और मेरे बीच का हर एक हिसाब अब एकदम साफ हो चुका था। ये मेरे उस काले अतीत को मेरी असली और आखिरी अलविदा थी। इसके बाद शुरू हुआ साल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसके शानदार अवार्ड शो पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। रेड कार्पेट पर बड़े सितारों का मेला लगा हुआ था और मैं पूरे भौकाल के साथ अपनी बंदी का हाथ थामे वहां सीना चौड़ा करके चल रहा था। दूसरी तरफ राजधानी के शेन ग्रुप के सबसे ऊपरी माले के आलिशान ऑफिस में एकदम अंधेरा था। उस हारी हुई ब्यू ने अपने कमरे की एक भी लाइट नहीं जलाई थी। वो नल्ली उस विशाल खिड़की के सामने बिल्कुल अकेली और एकदम उदास बुद्ध बनकर बैठी हुई थी। उस घने अंधेरे कमरे में सिर्फ सामने चल रही टीवी